ये है पाकिस्तानी गुमनाम, वो लोग जिन्होंने सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक खामोश विरसा छोड़ गए। आइए उनकी कहानी सुने, उनके नुकूश खामोशी को लफ्ज़ों में ढालें, ताकि कल का मुअर्रिख ये ना कहे कि हमने अपने गुमनाम हीरोज़ को भला दिया। पेश है गुमनाम की सनसनीखेज़ दास्तान। यहाँ 3-4 दिन कब गुजर गए उसे बिल्कुल अंदाज़ा ही ना हो सका। इसका मामूल बस खाना पीना, थोड़ी सैर और ज़्यादातर सोना था। लेकिन वो खुश थी, क्योंकि अब उसे यकीन हो चला था कि ये सब सहूलतें सिर्फ़ और सिर्फ अल्फ़ा 1 की बदौलत हैं। अभी भी वो चीज़ बर्गर खाने के बाद साहिल की तरफ निकल आई थी। रोडी की हिदायत के मुताबिक वो ज़्यादा दूर नहीं जाती थी और हमेशा कॉटेज के करीब ही रहती थी। शाम ढलने को थी और वो वापसी का सोच ही रही थी कि अचानक पीछे से किसी ने इसका नाम लेकर आवाज़ दी। चौंक कर पलटी तो देखा ये कोई और शख्स था, जिसका हुलिया बिल्कुल रोडी जैसा था। क्या आपको बताया नहीं गया था कि ज़्यादा दूर मत जाया करें? आप फिर यहाँ आ निकली हैं। आइए वापस चलते हैं, मुझे ऊपर भी जवाब देना होता है। वो शख्स सख्त लहजे में बोला तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो खामोशी से उसके साथ चल दी। लेकिन रोडी कहाँ है? मेरे साथ तो हमेशा वही ड्यूटी करता है, उसने बेसाख्ता सवाल कर डाला। वो कॉटेज में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अल्फ़ा 1 की तरफ से तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, चलो खुद देख लो। अब की बार इसका लहजा नरम था और ये सुनकर उसकी रफ्तार तेज़ हो गई। अल्फ़ा 1 का नाम सुनना ही इसके होश गुम करने के लिए काफ़ी था। वो तेज़ी से कॉटेज तक आई और बैक डोर खोलते ही अंदर दाखिल हुई तो देखा रोडी जैसे हुलिये के 2-3 और आदमी वहाँ पहले से मौजूद हैं। क्या सरप्राइज़ है? और रोडी कहाँ है? वो घबरा कर चारों तरफ देखने लगी। अचानक इसके कानों में एक ही लफ्ज़ गूंजा, डार्क, और उसी के साथ उसने महसूस किया कि किसी नोकदार चीज़ ने उसकी गर्दन को छुआ है। लम्हे भर में इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो होशो हवास से बेगाना हो गई। सुल्तान को अपना मतलूबा बंदा मिल चुका था और जो कुछ उसने बताया था उस पर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इसका मतलब है कि उन लोगों की यहाँ भी अच्छी खासी जड़ें हैं। यानी हम जिसे एक छोटा सा खेल समझ रहे थे, वो हकीकत में एक बहुत बड़ी बाजी है। और मैं अकेला ही उनसे मुकाबला करने निकल पड़ा। वो हैरानी से बोला तो मार्क, जो इसका सोर्स था, हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, जो कुछ तुम लोगों ने किया वो सब उनकी नज़रों में है। मेरे यहाँ सबसे रवाबित हैं और इधर की बातें उधर पहुँचती रहती हैं, इसीलिए ये सब मुझे पता है। वो ये भी जानते हैं कि यहाँ तुम्हारे मुल्क से एक लड़की आई है जो उनके लिए काफ़ी अहमियत रखती है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता, और अगर जानता भी होता तो बताता नहीं। मार्क ने साफ गोई से कहा तो सुल्तान के दिल में शदीद बेचैनी ने डेरे डाल लिए। वो जानता था कि मार्क की बात 100% सच है, और अगर उसके पास मज़ीद इंफॉर्मेशन होती तो भी वो जाहिर ना करता, क्योंकि इन जैसे लोगों की अपनी हुदूद होती हैं जिससे वो आगे नहीं जा सकते। अगर ऐसा है तो मैं देख लूँगा कि वो लोग मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, लेकिन पहले वो काम कर लो जिसकी वजह से मैंने तुमसे राब्ता किया था। उसने मार्क को देखते हुए कहा और एक USB उसकी जानिब बढ़ा दी, जो शायद मार्क के लिए निहायत कीमती चीज़ थी। थैंक्स, ये तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। वक्त पड़ने पर मैं ये एहसान ज़रूर चुकाऊंगा। मार्क खुलूसे दिल से बोला तो वो मुस्कुरा दिया। जानता था कि उसने मार्क का एक ऐसा काम कर दिया है जिसकी कीमत किसी भी मार्केट में नहीं लग सकती।
इस धंधे में कोई किसी का नहीं होता। जंग भी सिर्फ मफादात की बुनियाद पर लड़ी जाती है। लेकिन अगर कोई एजेंट किसी पर एहसान कर ले या अहद बांध ले, तो फिर चाहे जान भी चली जाए, वो एहसान चुकाने से पीछे नहीं हटता। नो प्रॉब्लम बड़ी। अपना वक्त देख के वो मुस्कुराते हुए बोला और जाने के लिए पलटा। 1 मिनट दोस्त। सुल्तान ने अभी कदम ही बढ़ाए थे कि मार्क ने आवाज़ देकर उसे रोक लिया। वो पलटकर मुंतज़िर नज़रों से मार्क को देखने लगा। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, वो लोग शायद उस तक पहुंच भी चुके हैं। मार्क ने जैसे इसके दिमाग पर बम गिरा दिया, तो सुल्तान तेज़ी से पलटते हुए अपनी राह हो लिया। लेकिन इसकी सोचों में तूफान बरपा हो गया था। ये ख्याल ही इसके लिए सुहाने रूह था कि कोई इनाया को नुकसान पहुंचाए, और वो भी इसकी वजह से। वो हड़बड़ाते हुए इस पुरानी इमारत से बाहर निकला, जो कभी किसी छोटी मोटी फैक्ट्री के तौर पर इस्तेमाल होती रही थी, मगर अब बरसों से वीरान और खाली पड़ी थी। मेन रोड पर आकर उसने झट से एक कैब रोकी और अपने फ्लैट का एड्रेस दिया। दिल की धड़कनें तेज थीं, उसे हर सूरत तैमूर से राब्ता करना था, क्योंकि यहाँ इसका वास्ता रोडी से था और पूरा ऑपरेशन उसी के हाथ में था। फ्लैट में पहुँचते ही उसने बेकरारी के आलम में लैपटॉप खोला और जल्दी जल्दी तैमूर से कनेक्शन जोड़ने लगा। कुछ ही लम्हों में स्क्रीन पर तैमूर नज़र आ गया। जी जनाब, फरमाइए, मिशन कामयाब रहा या अभी मज़ीद वक्त दरकार है आपको? तैमूर हस्बे आदत खुश मिजाजी से बोला। यार, फ़ौरन पता कर उस बंदे से कि इनाया ठीक है या नहीं। मुझे जो इत्तला मिली है उसके मुताबिक तो वो उन लोगों के हथे भी चढ़ चुकी है। वो घबराहट में बोला तो तैमूर का रंग भी उड़ गया। उसने संजीदगी इख्तियार करते हुए उसे थोड़ा इंतज़ार करने का कहा और दूसरी तरफ मसरूफ़ हो गया। इनाया को जब होश आया तो उसने खुद को एक कमरे में पाया। हाथ पाँव सख्ती से टेप के ज़रिए जकड़े हुए थे और मुंह पर भी एक छोटी सी टेप चिपकी हुई थी। लाख कोशिश के बावजूद उसके होंठ आज़ाद ना हो सके और बस घुटी घुटी सी आवाज़ें निकल रही थीं। कुछ देर तक उसने पूरी जान लड़ाकर आज़ादी हासिल करने की कोशिश की, मगर अंदाज गिरफ्त इतना मजबूत था कि क़यामत तक भी वो खुद को छुड़ा ना सकती। आखिरकार थक हार कर उसने हाथ पैर छोड़ दिए और बेदम होकर बिस्तर पर ढेर हो गई। अबतर हालत में हांफती कांपती वो अभी सांस दुरुस्त भी ना कर पाई थी कि कमरे का दरवाज़ा चरचराता हुआ खुला और एक सियाह फाम औरत अंदर दाखिल हुई। वो कदम ब कदम उसके करीब आई और बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। लम्हा भर तक खामोशी से उसे देखती रही, फिर मुंह पर उंगली रखकर सुकूत का इशारा किया और झुककर उसके होंठों से टेप नोच डाली। औरत ने नरम लेकिन सख्त लहजे में कहा, खामोश रहोगी तो बात हो सकेगी, वरना दोबारा टेप लगाकर यहीं छोड़ जाऊंगी। इनाया ने बस उसकी आंखों में देखते हुए असबात में सर हिला दिया। औरत मुस्कुराई, शाबाश, लगता है तुम अक्लमंद लड़की हो, मुझे ज़्यादा सर खपाई नहीं करनी पड़ेगी। इनाया ने पहली बार लब खोले, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ और किस वजह से हूँ? ये सवाल सुनकर औरत चौंक गई और तेज़ नज़रों से उसे घूरने लगी। दिलचस्प, यहाँ जो आता है उसमें बात करने की हिम्मत ही बाकी नहीं रहती। लगता है तुम कोई बड़ी एजेंट हो, वरना इतना हौसला कैसे दिखाती? इनाया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। क्या मैं वाकई शक्ल से एजेंट लगती हूँ? असल बात यह है कि मैंने बहुत कम उम्री में वो सब कुछ देख लिया है जो दूसरों को उम्र भर भी देखने को ना मिले। ये जो मुझे यहाँ लाकर कैद कर दिया गया है, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। मैं जानलेवा हमले भी बर्दाश्त कर चुकी हूँ और कई बार ऐसे चुंगल से जिंदा निकल चुकी हूँ। इस बार भी निकल जाऊंगी। ये सुनते ही सियाह फाम औरत की आंखों में हैरत छा गई। नहीं, ये झूठ है।
जिन लोगों के कब्जे में तुम हो, वहां से बचकर जाना नामुमकिन है। कोई आम इंसान तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। इनाया की मुस्कुराहट गहरी हो गई, उसने निगाह उठाकर जवाब दिया, किसने कहा कि मैं आम हूँ? अगर आम होती तो क्या अब तक तुम्हारे सामने यूं बैठी नजर आती? ये अल्फाज सुनकर औरत का रंग उड़ गया। उसने घबरा कर फौरन दोबारा टेप उसके मुंह पर चिपकाई और तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। सुल्तान बेचैनी से कमरे में टहल रहा था कि अचानक तैमूर का राब्ता बहाल हुआ। वो फौरन लैपटॉप के करीब आया, हैंड्स फ्री कानों में लगाई और स्क्रीन अपनी तरफ घुमा ली। यार, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। तैमूर की आवाज़ भारी थी। मेरी रोडी से बात हुई है। वो उस जगह पहुंचा जहां इनाया को रखा गया था, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं थी। मेरे ख्याल में वो लोग उसे वहां से ले जा चुके हैं। तैमूर ने वो खबर सुना दी जिससे बचने की वो पूरी कोशिश कर रहा था। सॉरी यार, तैमूर की आवाज़ अफसोस से लरज़ गई। इनाया मेरी वजह से मुश्किल में फंस गई। इसे इंग्लैंड भेजने का आइडिया मेरा ही था। नहीं, उसमें तेरी कोई गलती नहीं है दोस्त। वो आहिस्ता लेकिन पुरइतिमाद लहजे में बोला, जो इत्तला मुझे मिली है उसके मुताबिक हम इनाया को दुनिया के किसी भी कोने में रख देते, वो उन लोगों तक पहुंच ही जाते। मैं जितना उनके नेटवर्क को समझा हूँ, ये लोग हर मुल्क और इलाके में लोकल एजेंट्स के साथ जुड़े होते हैं। ऐसे नेटवर्क को तोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि असल दिमाग तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन होता है। मगर मुझे आखिरी दरवाजे का पता है, और यकीन रख, जो भी डाक आएगी उसी दरवाजे तक आएगी। वो कोड वर्ड्स में बात कर रहा था, हालांकि इस महफूज सिस्टम के जरिए ट्रेस या हैक होने का खतरा ना होने के बराबर था। लेकिन दुश्मन को कमज़ोर समझना इसकी लिस्ट में शामिल नहीं था। यार, मुझे लग रहा है कि जैसा हम सोच रहे थे, ये काम इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। तैमूर के लहजे में तशवीश थी। तो सुल्तान हल्का सा मुस्कुराया। अब औखली में सर दे दिया है भाई, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। तो कहे तो मैं सेक्शन कमांडर से बात करूं। हम लोग कुछ भी करके वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। तैमूर ने तसल्ली देना चाही। नहीं, इसने सख्ती से कहा। ऐसा करने का मतलब है सबको सच बताना पड़ेगा, और ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। पहले ही बड़े झूठ बोलकर यहाँ आया हूँ। अब जो भी है मुझे अकेले ही करना है। तो बेफिक्र रह, यहाँ जो भी अपडेट हुई तुझे बता दूंगा। राब्ता ख़त्म करते ही इसके दिमाग में जैसे आतिश फिशां फट गया हो। अब मामला इसकी मोहब्बत तक आ गया था और दुश्मन ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। सुल्तान की आंखें सुर्ख हो चुकी थीं, फशार खून बढ़ रहा था और वो कैफियत दोबारा तारी हो रही थी जिसमें वो अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को खाकिस्तर कर देता था। अचानक वो चौंका, तेजी से लैपटॉप उठाया और मार्क से राब्ता करने लगा। जल्द ही मार्क लाइन पर आ गया। मार्क, मुझे तुमसे मिलना है, फौरन, इसने पैगाम भेजा। मार्क ने फौरन ओके का सिग्नल भेजा और वो दोबारा खामोशी में डूब गया। अब इसे जो भी कदम उठाना था, सोच समझकर उठाना था, क्योंकि गैर मुल्क में जहां सहूलतें भी महदूद थीं, ज़रा सी गलती उसे सब कुछ खो देने पर मजबूर कर सकती थी। बरादोवन उस वक्त सेक्शन कमांडर के सामने सर झुकाए बैठा था। वो इस पर बरस चुके थे, उसीलिए अब मुतमईन से अंदाज में सिगार सुलगा कर टेक लगाए बैठे थे। अगर ऐसी कोई बात थी तो उसे मुझे एतमाद में लेना चाहिए था। ऐसे कैसे मुंह उठा के चल दिया? माना कि वो हमारा टॉप एजेंट है, लेकिन इसके मुकाबले में भी दुनिया की मंजी हुई एजेंसी है। मुझसे मशवरा कर लेता तो मैंने इसे रोकना थोड़ी था, उल्टा कोई मुफीद मशवरा ही देता। सेक्शन कमांडर दुखी दिल से बोले तो बरादोवन ने सर उठाकर उनकी तरफ देखा।
सर, गुस्ताखी मुआफ, लेकिन जितना मैं आपको जानता हूँ, आपने उसे ये कदम उठाने ही नहीं देना था। हम कब तक सिर्फ डिफेंस करते रहेंगे? वो हमले करते रहें और हम बचाव में लगे रहें। अब वक्त आ चुका है कि हमें उन पर सबकत ले जानी चाहिए, वरना ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बरादो-वन के लहजे में तल्खी थी, लेकिन वो हकीकत बयान कर गया। सेक्शन कमांडर चुपचाप इसका मुंह देखते रहे। एक बार, बस एक बार खुद को इसकी जगह रख कर देखें। वो अपनी ज़ात के लिए तो कुछ नहीं कर रहा, दुश्मन की कच्छार में घुसने के लिए तैयार बैठा है, तो किसके लिए? सिर्फ अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए। बरादो-वन के लहजे की सख्ती ने कमांडर को भी बेचैन कर दिया और वो पहलू बदलते हुए रह गए। तुम जानते हो कि मुझे ऊपर भी जवाब देना पड़ता है। ऐसे कैसे हम लोग मुंह उठा के किसी दूसरे मुल्क में जाकर ऑपरेशन कर सकते हैं? सेक्शन कमांडर ने झुंझला कर कहा, चीफ, इसमें ऐसी क्या मुश्किल है? मैं अपने साथ 1-2 काम के बंदे ले जाऊंगा, आप पीछे से कवर कर लीजिएगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में हम उसे अकेला ना छोड़ें। बरादो-वन ने मौका देखकर एक और ज़रब लगाई। मुझे सोचने तो दो यार, एक तो तुम सब लोग सर पर कफन बांध के हमेशा मौत के कुएं में नाचने को तैयार रहते हो। सेक्शन कमांडर ने आधी खफगी और आधी बेबसी के साथ कहा। तो संजीदा माहौल में भी बरादो-वन की हंसी छूट गई। ज़्यादा दांत मत निकालो, 1-2 दिन में जवाब दूंगा तुम्हें। क्या सोचा है, इस काम में तुम्हारे साथ कौन कौन जाएगा? कमांडर ने नीम रजामंदी जाहिर की तो बरादो-वन ने सुकून का सांस लिया। अल्फा 2 और बरादो-2, बस हम 3 यहाँ से निकलेंगे। आगे हमें अल्फा 1 भी मिल जाएगा, तो हमारे लिए ये ऑपरेशन मुकम्मल करना आसान हो जाएगा। बरादो-वन ने पुर यकीन लहजे में कहा, ठीक है, मुझे 1-2 दिन दो। मेरे ग्रीन सिग्नल के बाद ही तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। मैं तुम्हारी तरह खाली दिल से नहीं सोचता, इसीलिए वक्त मांग रहा हूँ। सेक्शन कमांडर ने इस को बगौर देखते हुए कहा, इंशाअल्लाह सर, आपको मायूसी नहीं होगी, बस फैसला हमारे हक में आना चाहिए। बरादो-वन पुरजोश लहजे में बोला तो कमांडर के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। सबके सब सर फिरे हो माशाअल्लाह से। बताऊंगा 1-2 दिन में, लेकिन याद रहे ये टॉप सीक्रेट है। वो उसे तंबी करते हुए बोले। बरादो-वन ने सीने पर हाथ रखा, सलाम किया और मुतमईन होकर कमरे से बाहर निकल गया। जिस मकसद के लिए वो आया था, वो पूरा हो चुका था। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।